हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल एंड टुडे हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेसिक से हम यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे। और एएमयू में लगभग 5 क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से रहती है। 5 मार्क्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, 3 to 6 में आता है कि 3 से लेकर 6 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं। तो चलो देखते हैं। तुम लोगों ने बचपन में बेसिक में पढ़ा होगा कि अगर 2 चार्ज पास पास रखे जाएं तो हमेशा उनमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये बात कितने लोगों ने पढ़ा है? और कल ही तुम लोगों ने बोला था कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बात बताओ। अरे देखो, यहाँ पे माइनस माइनस रिपेल कर रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है। यहाँ पे प्लस प्लस भी रिपेल कर रहा है, लेकिन प्लस और माइनस है तो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को बताया कूलाम जी ने। किसने? कूलाम जी ने। उन्होंने एक लॉ दिया, बोला कि भैया देखो, अगर आप 2 चार्ज रखे हो, मान लो पहला चार्ज है Q1 एंड दूसरा चार्ज है Q2, सबको दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं? तो उन्होंने बोला कि जब भी इनको रखोगे ना तो इनके बीच में एक फोर्स लगने लगेगा। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। कितने लोग मेरी बात समझे? यस सर। अब उन्होंने बोला कि भैया ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। इसके मैग्नीट्यूड का जो कैलकुलेशन होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें ऐसे पता चलेगा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा कि जो इनके बीच लगने वाला फोर्स है, मान लो ये अलग अलग नेचर के हैं, तो इनमें क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब क्या? यह Q2 जो है Q1 को अपने तरफ खींचेगा और Q1 Q2 को अपने तरफ खींचेगा, तभी तो अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। अगर ये रिपल्सिव लगता तो डायरेक्शन देखना फोर्स का क्या होता। अगर ये रिपल्सिव होता तो Q1 Q2 को ढकेलता, मतलब इधर ढकेलता, ठीक, और Q2 Q1 को इधर ढकेलता। ये दोनों रिपेल करते एक दूसरे को। तो इसने बोला कि जो फोर्स लगेगा वो पहली बात इनके चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना बड़ा चार्ज उतना बड़ा फोर्स होना भी चाहिए। अरे बड़ा चार्ज रखूंगा तो बड़ा फोर्स लगेगा और छोटा चार्ज रखूंगा तो छोटा फोर्स लगेगा, पहली बात। दूसरी बात इसने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दूरी के स्क्वायर के। मतलब जितना पास रखूंगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा और जितना दूर रखूंगा उतना कम फोर्स लगेगा। इसका मतलब दूरी बढ़ाओ तो फोर्स घटेगा और दूरी कम करो तो फोर्स घटेगा, अब फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब कौन सा रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इन तीनों को इन्होंने जब मिलाया तो इन्होंने बोला कि F जो है प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 के और Q2 के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो उनको एक मिला। अब तुम्हें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो इन्होंने एक कांस्टेंट लगाया दैट इज K। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। अब एक K क्या है? दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आती है 9 × 10⁻9। ये पहले ये हर क्वेश्चन में यूज होगा। इट विल यूज इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। पहली बात, यहां तक कितनों को समझ में आया गुलाम ने क्या बोला था? गुलाम ने क्या बोला था, कितनों को समझ में आया? यस सर, समझ में आया। अच्छा सर आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोचा था। लोचा ये था कि गुलाम ने बोला था ये जो दोनों चार्ज हैं दैट आर पॉइंट चार्ज। और पहली बात जो लोचा क्या था, इन्होंने दोनों पॉइंट चार्ज लिया था। तुम बोलो अगर मान लो बड़ा चार्ज हो जाता, पॉइंट चार्ज की वजह ऐसा चार्ज हो जाता, एक चार्ज ऐसा हो जाता, इस पे भी तो चार्ज खूब दिया जा सकता है ना, और एक चार्ज ऐसा हो जाता। अब बताओ इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कौन सी दूरी लोगे? ए वाली दूरी लोगे या इनके सेंटर के बीच की दूरी लोगे या ए वाली दूरी लोगे? कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है बिकॉज जो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था दैट वाज जस्ट फॉर पॉइंट चार्ज। तो हम कूलाम्स लॉ कब लगाएंगे? पहली बात, कूलाम्स लॉ कब लगाएंगे? जब चार्ज पॉइंट चार्ज होगा। और दूसरा कंडीशन ये था कि वो दोनों रेस्ट पे होने चाहिए। किस पे होने चाहिए? रेस्ट पर। मान लो एक इधर भाग रहा है और एक दूसरा भी चार्ज होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लो स्टैटिक नहीं है, ऑफ कोर्स अगर वो डायनामिक है तो क्या होगा? फिर तो पता ही नहीं चलेगा, डिस्टेंस हर एक वक्त पे बदल रही है तो फोर्स हर एक वक्त पे बदलने लगेगा, वेरी करने लगेगा। सो दैट्स व्हाई
Coulomb's law is not applicable on that case. तो ये दोनों पॉइंट तुम्हें क्लियरली समझ में आना, ठीक, क्लियरली समझ में आया। पहले तो ये समझे ना किसके लिए अप्लाई एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक, ठीक है। दोनों स्टेशनरी सर के की कोई यूनिट भी होगी? ऑफ कोर्स यूनिट होगी, ऑफ कोर्स, अभी मैं निकलवाऊंगा, देखिए, ठीक है। अब आपका एक काम है, यहां से F इज इक्वल टू जो फॉर्मूला पढ़ा आपने K Q1 एक्चुअली कैपिटल K Q2 बाई R स्क्वायर, अब यहां से आपको क्या करना है, K की यूनिट निकाल के बताना है, यूनिट ऑफ K आपको बताना है, कैसे पता चलेगा, मैं बोलूंगा यूनिट इन डायमेंशन में हम सीखे थे, बट अगेन हम सीखेंगे कि अगर K का यूनिट निकालना है तो सबको एक तरफ करो, तो दैट विल बी K R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू K, ठीक। अब यूनिट ऑफ K क्या होगा, यूनिट ऑफ K होगा, पहले फोर्स की यूनिट लिख दो, देखो सबकी यूनिट लिख दो, तो फोर्स की यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और R की यूनिट क्या होगी, R का यूनिट क्या है, R डिस्टेंस है ना, अरे R डिस्टेंस, R तो डिस्टेंस है, तो किसमें मापते हैं, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, और Q को किसमें मापते हो, चार्ज को किसमें मापते हो, कूलम इनटू कूलम, तो यूनिट ऑफ K क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक हो गया। दूसरा काम आपको ये करना है, डायमेंशन ऑफ K की डायमेंशन को बतानी है, K की डायमेंशन को लिखना है, तो कैसे लिखोगे, बोलोगे भैया सबके डायमेंशन को लिख दो ना, फोर्स के डायमेंशन कि देखो K किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो डायमेंशन ऑफ K चाहिए तो सबका डायमेंशन लिख दो, तो ये फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ, बोलो मैं विश, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 ऑफ कोर्स। R का डायमेंशन क्या होता है, R इज अ लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L2 और Q का डायमेंशन क्या होता है, 80 तो मैं लिख दूं ना A स्क्वायर T स्क्वायर, बोलो दोस्त, 2 बार Q है, Q1 Q2 2 बार है, यस तो सर, डायमेंशन पता है, क्वेश्चन आ चुका है, डायमेंशन ऑफ K, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा M L क्यूब, ए ऊपर लेके जाओ, दैट विल बी T के -4 एंड A के -2, कितने लोगों को समझ में आया, यस सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस सर, यस and सर, most important question asked in JEE, AMU and a lot of engineering exam, find the dimension of epsilon naught, कैसे फाइंड करोगे, अच्छा K इज इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4π0 तुम फाइंड कर सकते हो, कैसे, क्योंकि फोर्स का फार्मूला लिखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π, F को इधर लेते आओ, दैट विल बी F Q1 Q2 by R स्क्वायर, यहाँ से डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकाल के मुझे बताओ, फटाक से बताओ, सारे लोग बताओ, कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इंपॉर्टेंट, आस्क इन अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, इवन नीट में भी क्वेश्चन आ गया, के डायमेंशन को नेगेटिव साइन के साथ लिख दो, तो बोलोगे कि हाँ ऑफ कोर्स K का डायमेंशन को उलट दो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मिल जाएगा, या फिर K का डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने का एक और तरीका कि तुम 1/4π को छोड़ दो, ये तो डायमेंशन लेस है बिकॉज दिस इज अ नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, F का डायमेंशन लिख दो, F का डायमेंशन क्या होगा, MLT पे -2, Q का डायमेंशन होगा A स्क्वायर T स्क्वायर, 2 बार Q है तो स्क्वायर कर दिया, और A L स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सबको ऊपर लेके जाओ, M पे -1, L पे -3, T पे 4, A पे 2, हो गया हम लोग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये तो कांस्टेंट का इनवर्स यस सर, हो गया, ऑफ कोर्स K को अगर इन्वर्स भी कर देते ना तुम, K को इन्वर्स कर देते तो हो जाता, क्योंकि K इज इक्वल टू क्या था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4π K, अब इसका डायमेंशन चाहिए तो बस इसका डायमेंशन लिख दो और उसको ऊपर लेके चले आओ, बात खत्म, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, बेसिक बात थी, वो तो ज्यादा Yes, दिमाग sir. वाला भी तो, मतलब कक्षा 11th के बच्चे को भी दिया जाए तो कर सकता है, ठीक है। अभी ये सब Sir. वही है, इफेक्ट ऑफ यूनिट, डिपेंडेंसी ऑफ K, अच्छा एक चीज, जो K जो है ना, K एक कांस्टेंट है जो कि किस पे डिपेंड करता है, मीडियम ऑफ टू चार्जेस, इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं, ठीक बात है, अरे K था ना, K का फॉर्मूला क्या था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और इस ओनली मीडियम ऑफ
मीडियम पे डिपेंड करती है जिसमें दो चार्जेस रखे गए हैं। ये पॉसिबल है ना कि दोनों चार्ज को हवा में रखा जाए तो फोर्स पूछा जा रहा हो, या फिर अगर इन दोनों चार्ज को पानी में रखा जाए तब क्या फोर्स लगेगा, या फिर इन दोनों चार्जों को शराब में रखा जाए तब क्या फोर्स लगेगा, हाँ या ना। हम मीडियम चेंज करेंगे तो के चेंज हो जाएगा, ठीक बात। और एक चीज और, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं ऑफ एयर या फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस एयर। क्योंकि इन्होंने जो फार्मूला यूज किया था ना, देखो कलाम ने जो फोर्स का फार्मूला यूज किया था, क्या किया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। इन्होंने फ्री स्पेस में किया था, किसमें? फ्री स्पेस या एयर कह लो, फ्री स्पेस में किया था। लेकिन जब इस चीज को तुम किसी और मटेरियल में, मतलब किसी और मीडियम में करोगे तो फोर्स चेंज हो जाता है, दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स चेंज हो जाता है। तो इन्होंने जो बेसिक फॉर्मूला दिया एप्सिलॉन नॉट के टर्म में दिया था, दैट विल बी ओनली डिपेंड ऑन व्हाट? ये किसका है? एप्सिलॉन नॉट मीडियम। किसका है? ये परमिटिविटी है एयर का, फ्री स्पेस का, ठीक है। अभी तुम देखना, जब हम इसको किसी और मीडियम में कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट्स अनदर मेथड, अनदर मैटर। हम देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन अभी तक जो बताया मैं वो समझ में आया कि नहीं आया? अगर एयर में रखा जाए, अगर एयर में रखा जाए तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी? यस सर। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन क्या होगा? मान लो एयर में तुमने Q1 एंड Q2 चार्ज रखा है, ठीक। तो इनके बीच पहला बात तुम्हें याद रखना है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा ना, इनको मिलाने वाली, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ही होगा। अब ये ऐसा हो सकता है कि अट्रैक्शन हो, अगर अट्रैक्शन होगा तो फोर्स इसके द्वारा इधर होगा और इसके द्वारा इधर होगा, और अगर ये रिपल्सन होता तो यह भी इनके लाइन के अलॉन्ग ही होगा, लेकिन कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा? अगर मान लो अट्रैक्शन की वजह रिपल्सन होता तो ये इस पे इधर फोर्स लगाता और यह इस पे इधर फोर्स लगाता। बात समझ में आ रहा है? यस सर। along the axis of force. अलोंग हमेशा मिलान, हाँ अलोंग द एक्सिस ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसको अगर खींचना है तो इधर नहीं खींचने लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये इसको इधर खींचने लगेगा, हमेशा अलोंग द एक्सिस ही फोर्स लगता है, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तुमने दोनों सीख लिया है, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर एक डाउट है। यस सर। Yes, पूछो। सर जो हम लोग का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और सर ये जो कूलम है, तो इन दोनों में क्या हाँ। डिफरेंस है? क्योंकि तो दोनों के फॉर्मूले सेम है और हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन तो अभी देख नहीं रहे हैं, तो सर उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मैं बता, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो मास पे डिपेंड करता है ना, ये चार्ज पे डिपेंड करता है। सुनो, रुको इसमें तो चार्ज यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं ना। जस्ट वेट, सर एक थे न्यूटन। मैग्नीट्यूड का भी डिफरेंस है ना, जी बहुत छोटा होता है। न्यूटन जी इसमें ने बोला, रिवर्सल होता है। लेट मी नहीं, एक्सप्लेन, तुम्हें लोग बता लो, सर को मत बोलने दो। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यार, मतलब इस छोटे से क्वेश्चन में तुम लोग करने लगे। चलो ध्यान से सुनो। मान लो न्यूटन जी थे, एक साइंटिस्ट थे न्यूटन जी, उन्होंने देखा कि अगर दो मास को, मान लो एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, अगर किसी डिस्टेंस पे रखा जाता है, r डिस्टेंस पे रखा जाता है, तो इनके बीच ना फोर्स लगने लगता है, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये दिमाग इनके दिमाग में ये चीज पता है कहां से आई? ये चीज वो सेव गिरने से आई थी, क्योंकि अर्थ एक मास है और सेव भी एक मास है। अब सेव जो है नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, ये चीज देख के उन्होंने जब इस पे रिसर्च किया तो उन्होंने देखा ये सिर्फ ये जो काम है ना, ये जो नीचे खींचने वाला है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने वाली जो चीज है ना, सिर्फ सेव और एप्पल में ही नहीं है, हर चीज में है। अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास मास है तो एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, उन्होंने भी यही देखा कि जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहली बात मास पे डिपेंड करता है, मास के प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा मास का ऑब्जेक्ट है उतना ही ज्यादा फोर्स से खींचेगा। m1 पे भी डिपेंड करेगा, m2 पे भी डिपेंड करेगा, और इनके, और जितना दूर दूर है उतना कम फोर्स लगेगा, तो फोर्स के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F जो होगा दैट विल बी m1 m2 अपन r स्क्वायर होगा, ठीक बात। तो F की जो वैल्यू होगी
दैट विल बी माइनस जी m1 m2 by r स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने एक प्रोपोर्शनलिटी हटाया, जी कांस्टेंट लगा दिया, और माइनस इसलिए लगाया कि ये सिर्फ ये दर्शाता है कि दो मास के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। बात समझ में आया? लेकिन ये सर, जी अगर- की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 ये बहुत कम होती है। लेकिन अगर ये बात चार्ज के केस में देखा जाए ना, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है दैट विल बी k q1 q2 अपन r स्क्वायर, और जो k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻+ में होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये वाला फोर्स जो होता है बहुत ज्यादा होता है, और ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बहुत कम होता है, ये और बहुत सिर्फ वीक और होता है सर। ये सर बहुत इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो 36 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये बात तुम्हें समझ में आया शबा? तो ये दोनों चीजें डेफिनेटली अलग अलग है, दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ क्या सर, तो मैं अगर एक बॉडी को पूरा नेगेटिवली चार्ज कर दूं और मैं एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दूं सर, तब तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सर कूलम्स लॉ तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अगर एक बॉडी है तो उसमें दोनों बातें लगेंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्सेस लगेंगे। नहीं समझ में आया? देखो तुमने अलग नेचर के चार्ज दिए, तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? यस सर। और दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा क्योंकि दोनों बॉडी के पास मास है। लेकिन जब तुम कैलकुलेट करने बैठोगी तो देखोगी कि अरे यार ये कुछ इस तरीके से है ना कि मान लो एक दो इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा था, दो फोर्स। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा, मान लो 100 न्यूटन होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आए 0.1 न्यूटन। ये फोर्स तो दोनों ही लगेंगे, नेट फोर्स तो दोनों होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर तुमसे एफ नेट कोई पूछा जाए इस बॉडी पे तो तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इतना होगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। अब तो हमें अर्थ हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाती है? mg, और अर्थ का मास जानती हो कितना है? देख लो अर्थ की साइज। अगर कोई आदमी 1 kg का है तो उस पे अर्थ सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, कितना न्यूटन का फोर्स लगा रही है अर्थ? अभी कुछ पता चल रहा है तुम्हें? अगर आदमी 1 kg का है तो फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना है? 1 × g, और g की वैल्यू अगर हम 9.8 के बजाय 10 भी लेते हैं तो तुम्हें 10 दिखेगा। लेकिन दो चार्ज रख दो यहाँ पे, एक कूलाम का, 1 कूलाम और 1 कूलाम का चार्ज 1 मीटर की दूरी पे रखो, फोर्स कैलकुलेट करके बताना जरा मुझे कितना आ रहा है? बताओ कैलकुलेट करके फोर्स। 9 × 10⁻9 9 × 10⁻9 न्यूटन है। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है कितना बड़ा फोर्स है? उसके सामने 10 न्यूटन फोर्स कितना है? अरे सोचो ना। नहीं समझ में आया तुम्हें? खैर चलो। सर इतने से चार्ज में इतना ज्यादा कैसे आ जाता है फोर्स सर, एक चार्ज में? और सर एक कितना बड़ा मास है उसके अंदर नहीं हो पाता सर, ऐसा क्यों के होता है? वजह से एक्चुअली के इसका बहुत ज्यादा है ना, के की वैल्यू तुम देख रही हो ना, के इज इक्वल टू 9 × 10⁻9। के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई। अर्थ इतनी बड़ी अर्थ है, फिर भी वो सिर्फ 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा पा रही है। एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी लार्ज। ठीक है, चलो अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। ठीक है, अब मीडियम का देखो क्या इफेक्ट है, ध्यान से सुनो। क्या होता है जब हमने देखा कि अगर कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम है, ध्यान से सुनना, अगर कोई मीडियम है तो मीडियम में हम जब दो बॉडीज थी जिनके ऊपर कुछ चार्ज थे और इनको हम जब r दूरी पे रख रहे थे, ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात को, तो मान लो इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो F एयर था, और अब उनको हम k परावैद्युतांक के, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर एक मीडियम का फिक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो अगर हम किसी भी मीडियम के, मान लो एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, अब एक k अलग है, ठीक है, इसको चलो स्मॉल के कर ले, चलो दैट इज स्मॉल के। अगर स्मॉल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में हम रखते हैं तो हमने देखा था कि जो इसमें फोर्स लगता है वो फोर्स घट जाता है
और फोर्स एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझे? एक्चुअली एयर का डाइलेक्ट, तो इस वजह से जो एयर में फोर्स लगता है वो एफ एयर के बराबर लगता है, लेकिन जब उसको हम इसमें रखते हैं, किसमें रखते हैं, किसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रखते हैं, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, एफ एयर बाई ए। तो नाउ नया फार्मूला क्या निकल के आया एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, एफ की वैल्यू क्या थी, के Q1 Q2 बाई के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो। बोलो मेरे साथ, अबे इसमें कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं यार। Q1 Q2 बाई आर और के नीचे रहेगा। कितने लोगों को समझ में आया? अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? आर स्क्वायर। फोर्स, हाँ फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो? घटेगा ना? ठीक, बहुत चलो नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ मीडियम तुमने सीखा। अब मैं तुमसे कुछ बेसिक बातें करूंगा, बेसिक बातें, बेसिक क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे, फिर तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंटेड चार्ज इतना एंड इतना रिपेल ईच अदर, ठीक है, विद 40 न्यूटन फोर्स। 2 पॉइंट चार्ज है, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं पहले ऐसा नहीं ना बोलूंगी एक चलो कर लो यार, एक 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे 1 प्रोटॉन है। तुम इनके बीच फोर्स मुझे बता सकते हो क्या निकाल के, अगर 1 मीटर की दूरी पे रखे हो तो? कैन यू फाइंड द फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ, हाँ मैग्नीट्यूड एंड 9 नेचर into 10 to the power 9 into 10 to the power 9. 9 into 10 to the power 9. चलेगा। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, बोलो सारे लोग, क्या फॉर्मूला लगाऊं? अच्छा, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मुझे तो पता है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत छोटा होगा, तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। इसके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ दो। अभी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ ने क्या बोला था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कितने लोग को समझ में आया? के की वैल्यू में क्या लिख लूं, 9 into 10 to the power 9। Q1 की वैल्यू बोलो, सबा Q1 की वैल्यू बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होगा सर। 1.6 into 10 to the power minus 19। 1.6 into 10 to the power minus 19। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव 1.6 अपन r की वैल्यू कितना है, 1, तो दैट विल बी 1 स्क्वायर। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? देखो ये 19 और 19 38 होता है, 38 में से 9 चला गया। ये सॉल्व करने आता ना, पावर तो सॉल्व करने आता होगा। देखो 19 और 19 सेम है, जुड़ जाएंगे तो 38 हो जाएगा, -38 में से +9 है तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 29। So this will be -10 Newton answer। -10 न्यूटन कहां से आ गया? अब 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6। सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है फाइनली। आर यू गेटिंग माय आंसर और नॉट? अरे भाई किसी को समझ में आया? यस आ गया। इसमें क्या था ही समझने वाला। खैर एक कितना है, ये आ रहा है 23.04 into 10 to the power minus 29। कितने लोग को ये आंसर समझ में, एक कितने लोग से क्वेश्चन हो जाता है? अरे बोलो ना, अभी कितने लोग कर लेते इस सवाल को? ओ भाई कोई टफ सवाल नहीं था यार, ये मतलब लो लेवल का सवाल था। चलो एक क्वेश्चन और इसी में लो लेवल। 2.304 into 10 to the power minus 20। हाँ मैंने आंसर लिख दिया, ठीक, इसको करो। 2 पॉइंट चार्ज 3 कूलम प्लस 8 कूलम आर रिपेल ईच अदर। भाई कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसे समझ में नहीं आ रहा है? ओ भाई कोई ऐसा तो नहीं है ना भाई? एक बार पूछ लेने दो यार। सर अभी आपने ये वाला तो दिया था। हाँ
सर अभी आपने पॉइंट चार्ज वाला ही तो दिया था, वो मैंने दूसरा कर दिया शायद वो स्क्रीन। अच्छा एक क्वेश्चन करो 2 point charge 3 microcoulomb and 8 microcoulomb repel each other with 40 न्यूटन। अब एक क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन पढ़े क्या समझ में आया यहाँ तक? सर दो चार्ज गिवन है, एक फोर्स गिवन है, एक माइक्रोकुलम यहाँ पे है और एक माइक्रोकुलम यहाँ पे है। अब एक दूसरे को क्या करना है, क्योंकि सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे को क्या करना है, बोलो महविश, अरे बोलो। रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं लिख दूं ना कि इनके बीच मान लो फोर्स F लग रहा है, F इक्वल टू 40 न्यूटन। पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, इफ द चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकुलम is added to each then find the force। तो अब बोला कि मान लो इसमें भी -5 कुलम चार्ज ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 में 5 -2 -2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकुलम यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 3 माइक्रोकुलम 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम। तो फिर कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? नहीं बाद में कर लो, हाँ कर लेना, कुलम में कन्वर्ट कर लेना, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है क्यों, मैं बता रहा हूँ। पहले F की वैल्यू यहाँ से लिखो, मान लो यार दूरी पे थे तो F की वैल्यू यहाँ से लिखो। F की वैल्यू, R की वैल्यू, F नहीं, R की वैल्यू करने की जरूरत नहीं ना, F किस पे डिपेंड करेगा, R तो दोनों केस में सेम है तो F चार्जेस पे डिपेंड करेगा, 1:2 के प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं लिखता हूँ F1, मान लो यहाँ का फोर्स F1 है और यहाँ का फोर्स F2 है, तो F1 अपन F2 इज इक्वल टू यहाँ का फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q1 Q1 मान लो Q1 डैश Q2 डैश। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ये लाइन कितने लोगों को समझ में आया? मैं करना चाहता हूँ। यस सर। मैं ऐसा क्यों लिखा, तो R तो कांस्टेंट है और माइक्रोकुलम फाइनली कट जाएगा। अगर ये भी माइक्रोकुलम में है और ये भी माइक्रोकुलम में है ऊपर वाला, तो नीचे वाले भी दोनों माइक्रोकुलम में है, तो ये फाइनली कट जाएंगे। तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। F1 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो 40, अपन F2 की वैल्यू निकालनी है। Q1 की वैल्यू क्या है, तो आप और इसकी वैल्यू क्या है, 3, 8। अपन इसकी वैल्यू क्या है, 2 -2 into 3 और 3 हो गया, दे देना देन लो -4, तो -10 आ जाएगा सर इसका। हाँ कितने सर लोगों आ गया। ये लाइन सर मैंने इसी का कर दिया था सर। R ना सर मैंने पहले R की वैल्यू निकाली थी। नहीं ऐसा करना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना। हमें अगर देखो यार, तुम मुझसे पढ़ रही हो तो कुछ तो आना चाहिए ना एक्स्ट्रा, जैसे लगे कि तुमने एक्सपर्ट से सीखा है फिजिक्स। ये बोर्ड वाला ही करना है कि पहले यहाँ से R निकालो फिर यहाँ पे R पुट करो। ऐसे करने का क्या फायदा, पहले फिर तुम क्या किया, वैल्यू भी हटाई होगी, उससे कुछ करने का फायदा नहीं है। अपने को टाइम बचाना है। नहीं सर K की वैल्यू नहीं डाली। ओके नहीं म्यू की वैल्यू भी कई लोग डालने लगते हैं कि अच्छा पहले उसको माइक्रो को कुलम में बदल लो, जब ये सब करने की जरूरत नहीं है। फाइनली कटना ही है, जब अपने को पता है कटना ही है तो क्यों करें। कितने लोगों को बात समझ में आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मैंने तो क्वेश्चन कुछ और ही सॉल्व कर दिया था। अरे भाई अभी बहुत इजी सवाल चल रहा है, इतना ना सोचो। सर ये -5 माइक्रोकूलम को मैंने सेंटर में डाल दिया था R के, और तब फोर्स निकाल दिया था। क्वेश्चन पहले पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ो। ये बोल रहा है एडेड टू ईच ऑफ देम देन फोर्स विल बिकम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। अभी मैं तुम्हारे लिए इजी क्वेश्चन लेके आऊं, देन आई विल सॉल्व सम बेटर प्रॉब्लम। हम कुछ बड़ी एग्जांपल करेंगे बट दिस एग्जांपल फॉर यू स्पेशली। देखो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो इतने मीटर के अपार्ट में रखे गए हैं, मतलब इतने मीटर, उनके बीच की दूरी कितना है, 0.06 मीटर है। तो मान लो दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज होगा, बनाओ फिगर अपने मन से। दूसरा वाले का आंसर कितना होगा सर सेम F1/F2 इक्वल टू R2/R1 से हो जाएगा। हाँ देखते हैं सारे बच्चे सोचें। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.06 मीटर। अब इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, इनके बीच मान लो पिछले वाले का आंसर बता दीजिए। इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। अरे भाई पिछले वाले का आंसर 10 न्यूटन यार, कहाँ थे तब? सर खुद से सॉल्व कर रहे थे, आ गया आंसर। अच्छा ये कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि F1 की वैल्यू 5 न्यूटन दी। देखो जो दिया है मेरे साथ बनाते चलो। कितने लोगों को सवाल समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो इतने दूरी पे रखे गए हैं उनके बीच 5 न्यूटन है। इसमें Q1 Q2 नहीं बताया है, लेकिन ये बोला है कि दो चार्ज को कुछ दूरी पे रखा गया है तो इतना फोर्स लग रहा है। अब बोल रहा है कि इफ ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड्स बाय 0.1 मीटर। अब बोल रहा है कि उन दोनों चार्जेस को
एक दूसरे के समीप, एक दूसरे की ओर 0.0.1 लेके जाया गया, तो ये मान लो 0.01 इधर खिसक गया होगा, यहाँ आ गया होगा, और ये भी 0.01 यहाँ खिसक के यहाँ आ गया होगा। तो अब कितने 0.04 अब इनकी कितनी रही? देखो एक तो इधर से चला, एक तो इधर से चला, 6 था, तो हो गया 0.04। समझ में आया? यस सर। अरे हाँ ना, अरे कितने लोगों को समझ में आ रहा है यार? यस सर आ गया। अब मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना, अब बताना कि अब फोर्स कितना लगेगा। तो अब ऐसा ना करने लगना कि कोई कहेगा सर मैं पहले Q1 Q2 निकाल लेती हूँ, फिर अब पहले ही सोचो Q1 से ये डायरेक्ट हो जाएगा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? और डेफिनेटली 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यही होगा ना। तो मैं लिखूंगा F1/F2 इज इक्वल टू, क्योंकि अब इनवर्सली है R2 का स्क्वायर होगा सर 11.25 न्यूटन। ये लाइन सर आ गया, आई ना। हमें हमेशा यही अप्रोच रखना है, लेकिन ये 11.25 न्यूटन आ रहा है। हम ये चीज कब लिख पा रहे हैं? जब Q1 और Q2 क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, तब लिख पा रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता तो ध्यान से देखना। अब F1 की वैल्यू फटाक से इसमें पुट करो 5, अपन F2 की वैल्यू क्या होगी? यही तो निकालनी है। और R2 की वैल्यू क्या है? 0.04 अपॉन 0.06 स्क्वायर। ये चीज तो हटा दो, डेसिमल वाली चीज तो हटा दो, क्योंकि क्या है ना, दोनों में डेसिमल है। अगर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको मैं फाइनली लिख देता हूँ 4/6 का स्क्वायर। क्या कहते हो? 4/6 को काट दो, क्या कहते हो दोस्त? अरे बोलो ना। यस सर। 4/9 को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? और उसको इधर लेके जाओ तो F2 इज इक्वल टू ऑप्शन बी आएगा 4/5/4 11.25 आंसर आ रहा है। कितने लोगों को सवाल समझ में आया? अबे सर आ यार गया। मजा आ गया। ये सब लुल्ले सवाल हैं, इनको सवाल नहीं कहते हैं। पहले वाले में से Q1 Q2 की वैल्यू निकाल के तो बना सकते हैं ना। नहीं, Q1 Q2 वैल्यू हम निकालेंगे क्यों? जब हमें पता है कटना है तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है भाई एग्जाम में। तुम्हें 50 क्वेश्चन करने हैं घंटे में फिजिक्स के। Q1 Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा S into R स्क्वायर कर दिया, इधर S into R स्क्वायर बाय R स्क्वायर कर दोगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू तुम्हारी कुछ आ जाएगी। पहले तुम F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। फिर Q1 बाय Q2 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करके निकालोगे, Q1 Q2 की पूरी की वैल्यू निकाल दे रहे सर, F R स्क्वायर आ जाएगा जब। हाँ K Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लो, चलो FR स्क्वायर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे रखो, उससे इजी तो यही है, डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, खत्म एक लाइन में। ठीक, चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम करना। अब ऐसे खेला जाए, मजा आएगा। अभी 2 थे, अब 3, 2 से भले 3, 2 से भले कितने भाई? 2 से भले 3। अब एक क्वेश्चन मेरे लिए, ठीक है, इसको तुम्हें देखना है, और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होगा जिसको तुम्हें करना होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। बोल रहा है कि चार्ज इतना कुलाम एंड इतना कुलाम आर फिक्स्ड एट कॉर्नर ए बी सी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कोनों पर इतना इतना चार्ज कुलाम रख दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज Hc ड्यू टू रेस 2। अब देखो तीनों इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल कितने लोगों को दिख रहा है मेरे भाई लोग, मेरे प्यारे भाई लोग, कितने लोगों को ट्रायंगल दिख रहा है? अब इन तीनों जगहों पे क्या है भाई? इन तीनों जगहों पे चार्ज रखा गया है। तो तुम्हें पता है अब क्या होगा? फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो पूछ रहा है कि इसी पे इन दोनों की वजह से कितना फोर्स लगेगा। एकदम कर्री बात है, ध्यान से सुनना। इसमें कौन, अब पहले देखो इसमें कौन कौन पॉजिटिव है। Q3 पॉजिटिव है और एक Q1 पॉजिटिव है। कितने लोग को दिखा Q1 और Q3 पॉजिटिव है? अरे बोलो भाई। पे नेट फोर्स कितना लगेगा? सना, आर यू इन द क्लास? हो, ए की वजह से सी पे कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। तो ये सर रिपल्सिव। इस डायरेक्शन में बनाऊं या इस डायरेक्शन में बनाऊं? ये पहला है और ये दूसरा है, कौन सा डायरेक्शन बनाऊं? कौन सा? सर ऊपर की साइड वाला। ऊपर की साइड, सर दूसरा वाला, ऊपर की साइड। दूसरा वाला मतलब फोर्स जो लग रहा है इधर लग रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा ये कैसा फोर्स है?
बी और सी में कैसा लगेगा, चूंकि ये निगेटिव है और अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स ऐसा होगा। अब यही नेट फोर्स सी पे कितना लग रहा है, देखो ध्यान से, नेट फोर्स ऑन सी कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। इसको मान लो F1 बोल देता हूँ, इसको F2 बोल देता हूँ, तो नेट फोर्स ऑन सी क्या होगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। वेक्टर पढ़े हो मुझसे, समेशन हो जाएगा रूट अंडर F1 स्क्वायर्ड प्लस F2 स्क्वायर्ड माइनस। अब दो फोर्स है, ध्यान से देखो, एक फोर्स इधर F1 है और उधर F2 है, दो वेक्टर है, एक फोर्स एक F1 है और एक F2 है। ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों के बीच का एंगल तुम्हें पता हो तो क्या इन दोनों का नेट निकाल सकते हो, इन दोनों का नेट निकालने का Yes, sir. था, F नेट कैसे Yes, निकालते sir. बताओ, कैसे निकालते थे, रूट याद करो अंडर यार। F1 स्क्वायर्ड अंडर रूट F1 स्क्वायर्ड प्लस F2 स्क्वायर्ड F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अच्छा जी, ये थोड़ा थीटा बताना, 120 होगा सर, थीटा बताओ, थीटा 120 देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है, ये बताओ पहले। 60 डिग्री। ए बी 60, ए बी 60, ए बी 60 और ये पूरा कितना था 180। देखो ये पूरा 180, था, that will be so 120 होता है। 120 हो जाएगा। 120। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 120। अब पहले आराम से करो, F1 की वैल्यू निकाल के बताओ, F1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, कैसे बोलोगे, बोलोगे भैया F1 होगा K 9 इंटू F1 किसके किसके बीच में तुम फोर्स माने थे, F1 C और B के बीच का फोर्स है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1, Q1 की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -7 5 into 10 raised to the power -7 into वैल्यू है 1 into 10 raised to the power -7। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया, F1 निकालना समझ में आ गया कि भैया F1 की जो बात Yes, कही sir. आपने, हमें कोई दिक्कत नहीं, F1 की वैल्यू करो यार, ये क्या हो जाएगा निकाल के बताना एक बार। देखो ये 7 7 14 और 14 में से 9 को क्या कर लो, सबट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा, अरे बोलो, -5 -5। तो मैं लिख दूं -5 9 बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5। अब मैं 9 Minus- इंटू इसको 25 कर लेता हूँ और इसको 10 टू द पावर -6 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत। अब 25 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना होगा, 9 225 45 टोटल आंसर 1.8 into 10 to the power -2। 225। 225। इसको माइक्रो न्यूटन लिख दूं, अरे यस सर। देखो, Yes, sir. अरे 225 माइक्रो न्यूटन। इसी तरीके से F2 की वैल्यू बताऊं, हाँ क्या कुछ गलती कर दिया सर क्या, F1 में अब R नहीं करा आपने डिवाइड। अपॉन में R होगा सर, यस सर। R Upon में R। 0.1 स्क्वायर। अपन R स्क्वायर, तो 5 को पहले तो लिख लो, 5 को भी तो लिख लो, ओ इट्स माय मिस्टेक, 5 को लिख लो, 5 सेंटीमीटर को 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिखोगे ना, SI में लिखना पड़ेगा ना अगर हमको फाइनल वैल्यू न्यूटन में चाहिए तो, बिकॉज न्यूटन Yes, इज sir. इन Yes, sir. इसका स्क्वायर कर लो, फिर तो लॉजिक ही खत्म, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन भी नहीं रहा अब तो। ये हो गया 9 इंटू, इसको लिखा 25 इंटू 10 टू द पावर -6 अपन 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर -4। सॉल्व करो, 25 ने 25 को मार लिया, 9 इंटू इसको इधर लेके जाओ 10 टू द पावर -2। क्या कहते हो दोस्त, अब ठीक है, यस सर। F1 निकल गया तो F2 भी निकाल के बता दो ना, F2 की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। F2 में अलग बना लिख कर निकाल दूं क्या, चलो F2 निकालो, F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, C की वैल्यू है 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाय, दूसरा की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर -7, 5 इंटू 10 टू द पावर -7 अपन दूरी कितनी है वही होगी, सेम 5 ही होगी, 5 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -4। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ गई, इसकी वैल्यू फाइंड करो, ये क्या हो गया 5 5 25, 9/5 इंटू इसको ऊपर लेके जाओ, देखिए कितना आएगा 10 टू द पावर -1। सही है कि नहीं, यस सर। अरे सही है, सही है। अब 9/5 करना, अरे मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है ना सर 18। आई हैव डन एनी मिस्टेक, नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, 18 1 पॉइंट, हाँ 18 18 इंटू न्यूटन। -2, ये ठीक है। अरे देखो Yes, sir. 18 इंटू 10 -2, हाँ बस सॉल्व कर लो।
F1 की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, F1 की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन देखो आते हैं हल्के में ना लिखना, ठीक है, दैट इज 9 वैल्यू है 18, F2 की जो वैल्यू है 18 into 10 to the power minus 2। अब तुम्हें नेट निकालना है। अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, F1 is equal to F2 is equal to 2F1, ऐसा क्या मैं बोल सकता हूँ दोस्त? देखो यस सर। हेलो। एफ नेट की वैल्यू हो Yes, जाएगी sir. F1 का स्क्वायर, और F2 की जगह पे क्या लिख दूंगा? F2 की जगह 2F लिख दे रहा हूँ। अगर F1 को तुम F मानते हो तो F2 को क्या मानोगे? 2F मानोगे, इसलिए मान के बड़ी काम है। तो इसको मैं लिख दूं 4F स्क्वायर, ठीक, यस सर। प्लस 2F इंटू 2F मल्टीप्लाई में, और cos 120, cos 120 की वैल्यू बताओ, cos 120 की वैल्यू, cos 120 कितना होता है? माइनस हाफ, cos 180 minus 60, that will be cos, Minus 1/2. -1/2। that will be -1/2। मैं लिख दूं ना -1/2, याद है भाई लोग? Yes, ऐसा sir. बोल Yes, गए। sir. ओके, अब देखो f की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, 5F स्क्वायर, 5F स्क्वायर, और ये माइनस में कितना है? 2F स्क्वायर, बस -2F स्क्वायर। 3F स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 3F, दैट इज अंडर रूट 3F आंसर। f डैश की वैल्यू क्या आई? f नेट की वैल्यू क्या आई? अंडर रूट 3F, और f की वैल्यू क्या थी? 9 into 10 to the power minus 2, तो f नेट जो आया दैट विल बी रूट 3 into 9 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? क्या आ गया? क्या तुम लोग भी इसे कर लेते? क्या ये बड़ा सवाल था? बिल्कुल बड़ा नहीं था, बस कैलकुलेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैलकुलेशन होता है। कितने लोगों को समझ में आया? सर माइनस कहाँ गया उसका? किसका माइनस बच्चा? सर जो आपने अभी किया है क्वेश्चन, कहाँ माइनस? सर जो cos 120 की वैल्यू -1/2 है ना, Sir, F root. तो सर वो तो F root सर 7 आ रहा है. हो जाएगा। अरे 5, देखो 4 और 1 मिलके 5 हुए, और ये माइनस यहाँ था तभी तो ये घटा है, 5 में से 2 गया है तभी तो 3 आया है। हाँ ठीक है सर। हाँ, अरे समझ और आ 3 गया। का रूट लिया तो रूट 3 हो गया, और F स्क्वायर का रूट लिया तो F बन गया। क्या यार? अच्छा नहीं सर, वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चा? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने कुछ गलत किया है? कैसे आया? क्या गलत कर दिया भाई? तुम लोग का कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन में बहुत बेकार है यार। चलो नहीं मैं सर, फिर से सही करता है, हूं। सही है. 2 ने 2 को सही है मारा, सर। ये क्या होगा? 1F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर, 5F स्क्वायर हो गया, ठीक। हाँ सर, समझ आ गया। -2F स्क्वायर हो गया, दैट विल बी 3F स्क्वायर का रूट। अब रूट हटाओ तो ये हो जाएगा √3, और F स्क्वायर का रूट हो जाएगा F। यही चीज तो लिखा है, और क्या। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा यार, बड़ी लंबा Yes, sir. कैलकुलेशन, बहुत लंबा कैलकुलेशन यार। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे कोई शॉर्ट बताओ। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब आए तो तुम पहली बात थोड़ा सा ही, मतलब मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, और आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, मे बी ये हर बार ना लगे, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन वो लोग ऐसा ही फ्रेम करते हैं कि लग जाए, ठीक है। सो मैं बताता हूँ कि मैं इसे कैसे देखता, मैं देखता अच्छा ये दूरी सेम है, ये दूरी सेम है, ठीक। अरे क्लियर ना? यार इतना बेकार है। Yes, sir. यस सर। अगर मान लो एक क्यू चार्ज होता, ध्यान से सुनना, अगर एक क्यू चार्ज है तो ये कितना है? Q/2। क्या कहते हो? यस सर। ये आधा चार्ज है ना, दूरी सेम है, Yes. Q2 तो सेम है। Yes, तो sir. ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि ये वाला इस पे रिपल्शन फोर्स लगा रहा है F इधर, तो यह इस पे कितना अट्रैक्शन लगाएगा? अट्रैक्शन तो साइन की वजह से हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर चार्ज ज्यादा कर दिए तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ठीक बात है? यस सर। Yes, sir. ठीक ना? या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि भैया अगर ये वाला F रिपल्सन लगाता इधर, F अट्रैक्शन इधर लगाता, तो ये वाला 2F उधर लगाता। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? मैं ऐसा करूंगा, मेरा तजुर्बा है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? नहीं सर, एक बार बता दो। नहीं आई? यस सर। नहीं आई?
अब एक सर बात Q2 को बताओ, Q मान लीजिए। आ गई सर समझ में। चलो Q2 को अगर मैं Q मानता हूं तो ये चीज क्या होगा, दुगना है ना, मैग्नीट्यूड देखो दुगना है, तो 2Q हो जाएगा, ठीक। यस सर। अब तुम्हें पता है कि जो Q3 है कांस्टेंट है दोनों के लिए, और F जो होता है प्रोपोर्शनल होता है Q के। तो अगर ये चीज, अगर इन दोनों के बीच F फोर्स इधर लगेगा तो इन दोनों के बीच 2F फोर्स उधर लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर का चार्ज दुगना हो रहा है। ये चीज कितने लोग समझे? क्योंकि Yes, F इज प्रोपोर्शनल टू ना, अगर चार्ज दुगना करोगे, अगर चार्ज को तुम 2Q दोगे तो फोर्स भी 2F हो जाएगा। कितने लोग समझे? ये मेरा तजुर्बा है Yes, sir. और मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अब देखो, तुम्हें पता है कि ये फोर्स F इधर लग रहा है और 2F फोर्स उधर लग रहा है, और इनके बीच का चार्ज कितना है? इनके बीच का चार्ज कितना है? 120। तो नेट फोर्स निकाल देना, F नेट निकाल देना अभी पहले। F नेट क्या होगा? F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर प्लस 2F इंटू 2F। देखो 2AB cos थीटा, cos 120 की वैल्यू -1/2। ये दो ने दो को मार दिया तो F नेट की वैल्यू जो आई दैट इज 4 और एक 5F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 3F स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 3 इंटू F। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो बच्चा पहले तो ये कैलकुलेट कर लिया, अब F बस निकाल के रख देना। F नेट निकालना है ना अपने को, F नेट निकालना है तो F की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। अब F की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? F माने किसको थे? F फोर्स C और B को माना गया था, C और B के बीच लगने वाले फोर्स को F माना गया था। तो F क्या होगा? F होगा K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू है 10 टू द पावर -7, Q2 की वैल्यू क्या है? -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 अपन माइनस रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन पहले ही रख लियो, अपन 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। और एक वैल्यू क्या आई थी? 9 इंटू 10 टू द पावर -2 आई थी। याद करो, इधर आई थी अभी कैलकुलेट करके। हो गया? तो ये चीज मैं ले जाके यहाँ पे पुट कर दूंगा और आंसर एक लाइन में आ गया। कितना आया? √3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -2 आंसर। कितने लोगों को ये मेथड समझ में आया? एक काम वही हमने किया लेकिन थोड़ा सा ना काम को कम कर दिया। कितने लोगों को ये समझ में आया? कितने लोगों को लगा हाँ सर ऐसे ही करना चाहिए, अपने को टाइम बचेगा सर, कैलकुलेशन भी बचेगा? कितने Yes, लोग मेरी sir. बात समझ? अबे नहीं समझे क्या? सर आंसर समझ गया सर। ये सब करने से आता है, कोई टीचर वैसे नहीं सिखाता, ये सब करने से आता है। मैंने भी करा तो मुझे दिखा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो सीख लो जो सिखा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन तुम मान लिए, जैसा कि मैं बोला था। सर पहले वाले का 9 इंटू 10 का Can you find this? प्लस माइक है, बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। किसी एक का माइक है और मैं उसको डिसेबल कर दूंगा, बता रहा हूँ। जिसका माइक यार, एक तो तुम लोग अच्छा हेडफोन यूज नहीं करते, पता नहीं कौन सी क्वालिटी का हेडफोन करते हो। एक क्वेश्चन पढ़ो भाई महविस, आर यू इन द क्लास? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ। 3 equal charges plus Q places the corner of equilateral triangle। मैंने equilateral triangle बना दिया, पढ़ो। किसका वेट कर रही हो? 3 equal charges each plus Q placed at the corners of an equilateral triangle of side A. What will be the force on any charge? ठीक, महविस ने क्वेश्चन पढ़ा, तुम लोग पढ़ने के साथ साथ फिगर बनाओ। ठीक, फिगर बना लिया मैंने, तीनों के इक्विलेटरल पे प्लस Q चार्ज पुट कर दिया। अब किसी एक चार्ज पे भी, किसी भी एक चार्ज पे बोल रहा है कि फोर्स निकाल के बता दो, तो कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैं माना, अब देखना, मैं माना कि इसके और इसके बीच में अगर फोर्स देखना हो तो इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लिया F लगेगा, तो इसके और इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा? वो भी इस डायरेक्शन में ही लगेगा और ये भी F लगेगा। F लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों F लगेगा? बिकॉज F जो होता है डिपेंड करता है Q1 Q2 अपन R स्क्वायर में। यहाँ पे Q1 Q2 और R तीनों के लिए सेम है। देखो, अगर इसके बीच में फोर्स निकालूंगा तो Q और Q यही होगा और R की वैल्यू ये होगी। इन दोनों के बीच में निकालना होगा तो Q और Q यही होगा और R की वैल्यू ये होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो डिस्टेंस सेम है। तो F और F लिख दिया। कोई गलती किया क्या? कोई गलती किया क्या? अच्छा, No, अब sir. देखो इनके बीच का एंगल कितना होगा? नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है तो 60 degree. 60 डिग्री। बी नंबर दो फोर्स 60 डिग्री पे हैं, दो फोर्स 60 डिग्री पे हैं, F और F, तो नेट कितना होता है ये बताओ?
रूट 3f। चलो निकाल के देख लेते हैं। एफ नेट क्या आएगा? एफ नेट की जो वैल्यू आएगी 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ स्क्वायर इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 60 की वैल्यू बताओ। 1/2 1/2 दैट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो गया? 3f स्क्वायर। कितने 4f स्क्वायर 4f स्क्वायर अंडर रूट 3f। अंडर की वैल्यू 3f हो जाएगा। f की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो। f की वैल्यू एक बार कैलकुलेट करना क्या होगा? इन दोनों Sir, के बीच D का will be the answer. that will be k q1 q2 तो the k q square। अरे k q square by a square k Sir, D will be the answer. a square। देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। तो f नेट की जो वैल्यू आएगी रूट 3। f की वैल्यू क्या हुई? k q square by a square। The answer is correct. This is the correct. This is the correct answer। कोई समझ में आया यार? मैंने पहला सवाल लंबा इसीलिए लिया कि दूसरा एक्चुअली एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। वो जो सवाल था वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए था कि टीचर क्लास में समझाए, और ये सवाल है कि तुम्हें डायरेक्ट पता चले और आंसर तुमसे हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अरे यार यस सर रिस्पांस आ रहा है तुम लोग का, सही बता रहा हूँ। क्या ही बताऊं, वेक्टर कमजोर है क्या तुम लोग का? वेक्टर नहीं आता सर माइक खोलने में टाइम लगता है। माइक खोलने में टाइम लग जाता है बार-बार। ओ ऐसा है क्या? माइक खोलेंगे तो सर नॉइज आएगा। हाँ ये तो है भाई, नॉइज। अच्छा जी, अब एक लेवल और बढ़ाते हैं। ठीक है, एक लेवल और बढ़ाते हैं। यार रुको यार, एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से करके दिखाता हूँ, फिर एक लेवल बढ़ाएंगे। अब ना अभी तक ट्रायंगल पे रख रहे थे, अब क्वाड्रिलेटरल पे रखेंगे। ठीक है, लेवल बढ़ाएंगे, दबा के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा तुमको। अगर तुम लिटरली समझ रहे हो तो मजा आ जाएगा, नहीं तो तुम्हें लगेगा यार बोरिंग, एकदम बोरिंग पढ़ाया है इस मास्टर ने। खैर मैं मास्टर तो हूँ नहीं कहीं का, बट फिर भी चलो, इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना हो तो थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हो। ट्रिकी क्या है, कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पढ़ो, कौन पढ़ेगा? किसी से पढ़वा लेते हैं भाई। सहजान क्वेश्चन पढ़ो। 10 charged particles are kept fixed on x-axis at a point x is equal to 10 mm, 20 mm, 30 mm, 100 mm. The first particle has charged 10 to the power minus 8 coulomb, and the second 8 into 10 to the power 8 coulomb. The third 27 into 10 to the power 8 coulomb, and so on. The 10th particle has a charge 10,000 into 10 to the power 8 coulomb. Find the magnitude of the electric force acting on a 1 coulomb charge placed at the origin. कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? भैया देख रहे हो, Q1 देखो, एक 1 कूलम का चार्ज तो यहाँ फिक्स है। उसके बाद हर 10 mm की दूरी पे एक चार्ज रखा गया, और कहाँ तक रखा गया है? 100 mm तक रखा गया। मान लो यहाँ पे कहीं 100 मतलब Q10 चार्ज होगा, और इस 100 मीटर पे रखा गया है। कितने लोगों को पहले सवाल समझ में आ रहा है कि हर 10 mm की दूरी पे एक चार्ज रखा गया है, 10 mm की दूरी पे एक चार्ज रखा गया है, 10 mm की दूरी पे एक चार्ज रखा गया है, 10 mm की दूरी पे एक चार्ज रखा गया है। कितने लोगों को सवाल में समझ में आ रहा है? अब इस 1 कूलम पे क्या पूछ रहा है? नेट फोर्स पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट ओरिजिन। कैसे पता करोगे? तो वो लोग बड़ी सिंपल है। मान लिया Q1 की वजह से फोर्स कैसा लगेगा, चूंकि सबका देखो, सबका मैग्नीट्यूड, सबका जो नेचर है वो सेम है, तो इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्या कहते हो? तो मैं लिखता हूँ Q1 की वजह से F1 फोर्स लगा, Q2 की वजह से F2 फोर्स लगा, ठीक है, और Q3 की वजह से F3 फोर्स लगा, डैश डैश डैश, Q10 की वजह से F10 फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स कितना होगा? F नेट कितना होगा? सब एक ही डायरेक्शन में है। कितने लोगों को दिख रहा है कि सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में है? सर माइनस x के डायरेक्शन में सारे के सारे फोर्सेस हैं, डायरेक्ट जोड़ दो। That will be F1 plus F2। कितने लोग कह रहे हैं यार? Yes sir। Are you getting my point or not? भाई जिनके पास पीसी हो ना, पीसी लेके बैठा करो। पीसी में ना माइक खोलने में टाइम नहीं लगता है, और जिनके पास फोन है वो फोन से ही पढ़ा करो। क्या कर सकते हैं सर? पीसी 10 सर अफसोस डिस्प्ले उड़ गया। अरे लैपटॉप ले लिया कर ना। अब F1 की वैल्यू, लैपटॉप की तो भी टाइम लगता है, लैपटॉप में टाइम नहीं लगता है। सब माउस पकड़े बैठे रहो। ओ F1 की वैल्यू क्या होगी? चलो बताओ, सब आ रही इन द क्लास? What will be the value of F1? F1 Q1 और 1 कूलम के बीच का फोर्स है F1।
F1 की वैल्यू बताओ। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देखना, ध्यान से देखना 1 कूलम देखो, K और 1 सबके लिए कॉमन होगा, सिर्फ बदलेगा तो Q1 और R1 बदलेगा। तो मैं K into 1 सबके लिए, और इसके लिए क्या होगा, Q2 by R1, that will be पहला चार्ज क्या है, 10 to the power, फर्स्ट चार्ज क्या है, 10 to the power -8। ठीक, अरे बात समझ में आ रहा है? तो मैं लिख देता हूँ 10 और -8 अपन R स्क्वायर, R क्या है 10 mm का स्क्वायर, फिर प्लस अगला चार्ज क्या है, अगला चार्ज 8 into 10 to the power -8 अपन, सर ये सारे क्वेश्चन आज ही भेज दीजिएगा सर। 20 mm का होल स्क्वायर प्लस अगला चार्ज देखो, अगला चार्ज क्या है, अगला चार्ज क्या है, अरे बोलो ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। 27 into 10 to the power -8 10 to the power -8। तो देखो तो 3 mm, डैश डैश जैसे कहां तक जाएगा, लास्ट वाला क्या रहा होगा, लास्ट 10 वाला तक 10, 1000 into 10 to the power -8। लास्ट वाला क्या रहा होगा 1000 into 10 to the power -8। ये अच्छा क्वेश्चन है, पकड़ो पकड़ो, दैट विल बी, और ये होगा कहाँ पे, ये होगा कहाँ पे 20 100 मिलीमीटर में, 100 मिलीमीटर 100 mm। कितने लोग, देखो पहला चीज मैं 8 10 to the power -8 सब में मैं इसको भी कॉमन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत, k into 10 to the power -8, और देखो नीचे सब में 10 mm का स्क्वायर है, 10 mm का स्क्वायर सब में है, उसको भी कॉमन कर रहा हूँ, दैट इज 10 का स्क्वायर 100, mm का स्क्वायर हो जाएगा 10 to the power -4, ये सब में से कॉमन कर लिया, कहाँ किसको किसको दिखा कि हाँ भाई ये चीज हमें दिख गई, यस सर दिख गया। अब देखो यहाँ पे क्या 1 प्लस एक चीज क्या है 8 अपान ए है 4, प्लस ये चीज क्या है 27 अपान 9, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है 1000 कितने लोग, मैंने कुछ गलती लिखा है, सॉरी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा ना, अरे 100 का स्क्वायर है, तुमने 10 कॉमन कर लिया है, तो 10 का स्क्वायर 100 बचा, कितने लोग को दिख गया, हाँ भाई मुझे दिख गया, यस सर दिख गया। बस खत्म, देखो 4 दूनी 8, 29 27, 10 दहा में 100, तो आओ खेलते हैं, k into 10 to the power -8 अपान, इसको सॉल्व करो, 100 into 10 to the power -4 होगा 10 to the power -2, इसी पे बेस्ड एक बार जे एडवांस में सवाल आया था, और आई होप सारे बच्चे सीख गए होंगे, वो लोग थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, डैश 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 10 तक है, तो k की वैल्यू क्या होगी 9 into 10 to the power 9, कितने लोग को ये सवाल अच्छा लग रहा है कि भाई हमें आ रहा है, और कितने लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है, इसको ऊपर करो तो ये माइनस जाएगा तो ऊपर +12 हो जाएगा, 1 से लेके 10 तक का जोड़ क्या होता है, 1 से लेके 10 तक का जोड़ क्या होता है 55, ये होगा 10 गुणे 9/2, सॉरी देखो ये होता है n into n + 1/2, तो 10 into 11/2, अरे n नंबर्स का सम यही होता है, समेशन ऑफ n होता है n into n + 1/2, अब कितने नंबर का सम निकालना है तुम्हें, 10 नंबर का सम निकालना है, तो 10 का 2 55 हो जाएगा, 55 that will be 55, ठीक, तो ये हो गया 9 गुणे 55, और इसको सॉल्व करो, 9 2 11, और 11 में से 10 raised to the power 3, इसको सॉल्व करो, 9 into 55 को मल्टीप्लाई करो, 4.95 into 10 raised to the power 3, नहीं 4, अरे 4 नजी 5 सर, 5 हो गए, कितने लोगों को समझ में आया भाई, कितने लोगों को समझ में आया, आ गया सर, बच्चे कम से कम भागे होंगे क्लास छोड़ के, भागे नहीं बच्चे, ये समझ, ये अच्छा सवाल था यार, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, आर यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट, सर सब समझ गया सर, बस वो 1000 into 10 to the power -8 नहीं समझा, k into 10 to the power -8 नहीं समझे, नहीं वो लास्ट में 1000 into 10 to the power क्यूब हो -8, गया ना, लास्ट वाले का मैग्नीट्यूड कितना था, ये खुद बोला है कि जो 10th पार्टिकल है, जो 10th चार्ज है, इसकी वैल्यू है दिया 1000, हुआ है, नहीं वो मैंने देखा नहीं सर, मुझे लगा अपने इसके बेसिस पे कैलकुलेट किया है, हाँ मैंने इसके बेसिस पे कैलकुलेट किया है, नहीं जैसे सर ये है ना 10 to the power -8, फिर ये 8 into 10 to the power -8, मैंने लगा जैसे 1 का क्यूब 1 है, फिर 2 का क्यूब 8 है, तो देखा, सीरीज एक पैटर्न बना रहा था, देखो एक पैटर्न बना रहा था
इस पे क्या था, दूसरे पे 2 का क्यूब था, तीसरे पे 3 का क्यूब था, लास्ट में 10 पे 10 का क्यूब था, 10 में 10 का क्यूब था। देखो पहले में 1 का क्यूब था, दूसरे में 2 का क्यूब था, तीसरे में 3 का क्यूब था, मैंने देखा लास्ट वाले में 10 में 10 का क्यूब था। अगर ये नहीं भी दिया होता तो मैं पकड़ लेता, मैं भी तुम्हें पकड़ में आया हूँ। और सर ये एड नंबर्स के लिए दे देता देन। मैंने मुझे लगा सर वही आपने पकड़ा, तो मैं वही नहीं पकड़ रहा था यहाँ, बट क्वेश्चन में दिया नहीं, हुआ है। देखो ये क्वेश्चन में जैसा भी दे तुम्हें ना, जब तुम 2-4 लाइन लिखोगे ना, जैसे मैं लिखता गया तो मुझे समझ में आता गया, पैटर्न तुम्हें भी समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है यार, तो मुझे लगा आपने वही पैटर्न पकड़ के लिखा है जो मैं नहीं समझ पाया था। ऐसा भी दे सकता है कि समेशन ऑफ इस n स्क्वायर दे देता, ऐसा पैटर्न बनता है कि समेशन ऑफ n यस स्क्वायर सर, बन मैं जाता। वही पूछ रही थी। यस सर, तो n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर हो जाता वहाँ पे। हाँ, तो जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सॉरी, वो कि क्या चीज में होता है n into n plus 1 ठीक n into n plus 1 into खैर छोड़ो। हाँ, आर यू वो गेटिंग सर द क्यूब में पॉइंट? होता है, स्क्वायर में कुछ और होता है। वो n into n plus 1 into 2n plus 1/6 होता है। ऑफ कोर्स। एक ये सवाल समझ में आया? दैट वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल नहीं था, लेकिन ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, हमें घबराना नहीं है। कई बार एजीपी का उसका सवाल देता है, इनफाइनाइट जीपी वाला, और इनफाइनाइट तक जाएगा। मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा, मैं ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, पर अभी तो हम एएमयू के लिए पढ़ रहे हैं, तो अभी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जेई एडवांस में उससे सवाल आते हैं, बट कोई नहीं, अपने पास टाइम भी नहीं। चलो अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। अब एक क्वेश्चन पढ़ो, महविश क्वेश्चन पढ़ो। महविश, Equal charges Q are placed at the four corners A, B, C, D of a square of length A. The magnitude of the force on the charge at B will be The charge at B will ठीक, सारे लोग फिगर बना लिए स्क्वायर का। खैर मैंने जो बनाया वो रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन फिर भी इतने में संतोष कर लो। ए बी सी डी, क्या इसने बोला कि इक्वल चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर। इक्वल चार्ज क्यू क्या कर दिया गया, सब पे प्लेस्ड कर दिया गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बी पे नेट फोर्स कितना होगा, बी पे नेट फोर्स कितना होगा, कैसे फाइंड करोगे? बोलोगे कि ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में अगर मान लो एफ लग रहा है, तो एफ का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। क्या कहते हो दोस्त? मान लिया F है। इन दोनों के बीच अगर एफ फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच भी एफ फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज तो सेम है और दूरी भी सेम है, और फोर्स चार्ज और दूरी पे डिपेंड करता है। तो जब चार्ज भी फोर्स सेम है, दूरी भी सेम है, तो फोर्स भी सेम लगेगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। डायरेक्शन क्या होगा? इसके उधर, क्योंकि ये उसको ऊपर ढकेलेगा। देखो मैंने बोला था ना, जो मिलाने वाली लाइन होगी उसी के अलोंग लगेगा। अब ये ऐसा लग सकता है कि खींच रहा हो या ढकेल रहा हो, तो ये ढकेल रहा है तो ऊपर फोर्स बना दिया एफ। कितने लोगों को दो लाइन समझ में आया? अच्छा, डी की वजह से भी तो लगेगा। डी की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन बनाओ। उसका डायरेक्शन होगा कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को मिला लो और आगे तक बढ़ा लो। अब बोलो कि ये जो फोर्स है ना, ये लगेगा बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। कितने लोग को ये तीसरी पॉइंट समझ में आई? आगे अच्छा, क्या ये फोर्स भी एफ होगा? क्या ये फोर्स भी एफ होगा? यस सर, ये फोर्स क्या होगा? अगर ये दोनों फोर्स एफ माना जाए, तो उनके रिस्पेक्ट में ये वाला फोर्स क्या होगा? एफ नेट F/2 होगा। F नेट होगा। अभी तो मैं तीनों की वजह से फोर्स लिख रहा हूं, अभी तो जो भी क्या होगा? F√2 हो जाएगा। F√2। क्यों F√2 क्यों हो जाएगा? अच्छा, P और B के बीच में डिस्टेंस √a है। ए और बी के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनो पहले। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस था, उसके रिस्पेक्ट में बी और डी के बीच की दूरी बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। बढ़ी है, तो फोर्स घटेगा? फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो पहली बात, जो F√2 बोल रहे हो तो 100% गलत बोल रहे हो। हम देखते हैं डिस्टेंस बढ़ा कितना है। तो मान लो अगर लेंथ ए था, तो ए लेंथ कितना होगा? ए लेंथ ए है, तो A√2 होगा। A√2 होगा, पाइथागोरस लगा के सिंपली। अबे ए है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? √a² प्लस √a²। अब जिसको ये भी नहीं आता तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ा रखा है। तुम्हें पहले आना चाहिए था। फिर ये पाइथागोरस अगर नहीं आता है तो फिर तो बहुत बेकार काम है यार, तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हें मेरी पुरानी वीडियोस भी देखनी चाहिए। ये A√2 कितने लोग को नहीं समझ में आया? हाथ उठा दे पहले तो, प्लीज राइज। देखो 2 बच्चे भाग गए, ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़ा रहा हूँ, मतलब
क्या करते हो यार, भाग क्यों जाते हैं यार, नहीं पढ़ना होता है तो भागो, आओ ही मत ना, मतलब आते हो मौज काटने फिर चले गए मौज काट के। ए रूट 2 कितने लोगों को समझ में आया? अब ये तो देखो भाई, सर फोर्स क्वेश्चन ये सारे भेज दीजिएगा, आज एक बार खुद से बना लेंगे। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? 1/r² पे, हाँ या ना? तो अगर Yes, रूट sir. 2 होना, देखो ध्यान से, अगर मैं फोर्स को कैलकुलेट करूं तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर दूरी दुगनी होती, अगर आर को दुगना कर देते तो फोर्स कितना गुना घट जाता? अगर आर 2 गुना बढ़ा देते तो Half. फोर्स 4 गुना घट जाता। 60 कितने लोग गुना कह घट रहे हैं? जाता। लेकिन यहाँ यस पे सर, रूट 2 गुना दूरी बढ़ा रहे हो तो फोर्स कितना गुना घटेगा? 2 गुना। 2 गुना घटेगा, तो F/2 होगा। कितने लोग समझे? नहीं समझे तो ऐसे कर लो, देखो मान लो ये फोर्स F सर एक और बार। देखो ध्यान से, इसके फोर्स को मैंने मान लिया F। अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा F इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपन R का स्क्वायर, ठीक। अब F की वैल्यू F ही है, F2 की वैल्यू निकालनी है, R स्क्वायर की वैल्यू फटाक से बोलना, R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? A√2 का स्क्वायर अपन A स्क्वायर। देखो F2 की वैल्यू क्या आ रही है? F/2 आ रही है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई? F2 की वैल्यू यहां से निकाल के देखो कितनी आ रही है। यार मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ यार, क्वेश्चन Yes, कैसे sir, आ गई। भाई, एक लाइन का क्वेश्चन था ये। कितने लोग को F/2 समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो। अबे यार क्या ही गंदा रिस्पॉन्स है। मैं इसको लिख देता हूँ। सर वंस मोर। सर ये सारे क्वेश्चन भेज दीजिएगा आज ही। कौन है ये? अबे कौन है क्वेश्चन वाला? कौन भेज है भाई देंगे ये? भाई, वंस मोर। समझ तो लो यार, सीख तो लो। कौन है ये? कौन? पहले सवाल तो सीख लो यार। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? ये जो मैंने लिखा F, इन दोनों के फोर्स को कंपेयर कर रहा हूँ तो F/F2 की वैल्यू जो होगा R2 स्क्वायर बाई R स्क्वायर के बराबर होगा। कितने लोगों को समझ में आया? आ गया सर। यस सर। ठीक। अब देखो F/F2 की जो वैल्यू है दैट इज A² 2/A²। F2 की वैल्यू क्या आई? यहाँ से F2 की जो वैल्यू आई F/2 आई। कितने लोग समझ गए? टाइम लो, सोच को बताओ क्या है? ठीक है, ये जो समझ गया F2 सर, की समझ वैल्यू गया। मैंने कहा वो सही बोला है, ठीक। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना है मुझे, इन तीनों फोर्स को जोड़ देना है। एक बॉडी है, उस पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है और एक और फोर्स इधर लग रहा है F/2। इन तीनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ूंगा? देखो कई तरीके हैं। पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों का जो नेट आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा, F2 के ही डायरेक्शन में आएगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ? क्योंकि सिमेट्रिक है ना, F2 के डायरेक्शन में आएगा। और कितना Yes, आएगा? sir. F2 आएगा। कितने लोग कह रहे हैं कि 90 डिग्री पे दो फोर्स, अगर 90 डिग्री पे दो फोर्स F और F है तो इनका जो नेट आता है वो इनके सिमेट्रिक आता है और F√2 आता है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ठीक बात है? क्यों? तो ये हो जाता है ना अंडर वाला, हाँ या ना? अंडर जिसे नहीं समझ में आ रहा बोलो, मैं भाई √2 हो जाएगा, जैसे √2F आएगा। सर आ गया, अब आ गया। फोर्स को जोड़ना है, दो फोर्स को जोड़ना है और दोनों सेम डायरेक्शन है। F/2 सर डिस्टरबेंस हो रही है सर पीछे बहुत। भाई जिसका है माइक है ऑफ कर लो, बस जब मैं पूछूं तो बताओ। दिस इज F/2 और एक और फोर्स आगे की तरफ में है दैट इज F√2। अब इन दोनों का नेट क्या होगा? इन दोनों का नेट क्या होगा? अरे एक फोर्स F√2 था और उसी के डायरेक्शन में एक फोर्स F/2 था, तो ये आंसर होगा, F नेट होगा। दैट इज आंसर। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? अब F की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है। F को बाहर ले लो, दैट विल बी 2√2 + 1/2। F की वैल्यू क्या होगी? F की वैल्यू फटाक से कैलकुलेट कर लो। F किसको माने थे? इन दोनों के बीच के फोर्स को F माने थे, तो F क्या हो जाएगा? KQ² कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है? अरे KQ1 Q2/A²। सही है। तो दैट विल बी, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं बट सोच रहा हूं कि तुम लोग भी फास्ट सीखो मेरी तरह। ये समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है 2x पे देख रहे हैं। Are you getting my answer? Are you getting my answer? यस सर। यस सर। बात समझ में Yes, sir. ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये क्यूब कैसे आ जाएगा? सवाल करोगे, देखो इस सवाल में लोग बहुत टाइम निकाल देंगे। पहले बोलेंगे ये वाला फोर्स निकालो और वहां पे तुम्हें KQ1 Q2/R² लगवाएंगे, फिर यहाँ लगवाएंगे, फिर यहाँ लगवाएंगे, फिर जुड़वाएंगे। ऐसा नहीं करना आपने को। तुम लोग किससे पढ़ रहे हो? एक एक्सपर्ट से पढ़ रहे हो ना।
तो तुम्हें कुछ चीजें एक्स्ट्रा आनी चाहिए जिसे देख के लोगों को लगे हाँ यार अप्रोच तो सही है बंदे की। अरे हमें कौन सा साइंटिस्ट बनना है अभी 2 महीने पढ़ के, हमें क्या करना है, हमें तो बस आंसर तक पहुंचना है। अबे मेन मोटो क्या है हमारा, आंसर तक पहुंचना है। अच्छा हम जैसे पहुंचे, देखो यार एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, सुने हो ना, तो वही हमारा रूल है, एवरीथिंग इज फेयर इन द एग्जाम, हम चाहे जैसे पहुंचे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ना और लेवल बढ़ाते हैं, और लेवल। चलो भाई मैं भी इस क्वेश्चन पढ़ो, एक क्वेश्चन पहले ये बताओ सर और कल वो करते हैं सर, ओहो कल वो करते हैं सर। और हाँ ठीक है, एक सवाल कर लो यार, आईटी से ही है पहले। मैं भी से सवाल समझ में आया, सबको ये बताओ, जिसको नहीं Yes, समझ sir, में आ आएगा गया। उसको अगला नहीं समझ में आएगा, आ गया सर। जिसको नहीं समझ में नहीं आएगा उसे अगला नहीं समझ में आएगा, डेफिनेटली 100% मैं बोल रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय आंसर और नॉट? यस सर। ठीक है। Yes, sir. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एमन आर यू गेटिंग? बोलो Yes, बच्चा। sir. Yes, sir. एग्जाम्पल 19 देखो, आईटी जेई में आया हुआ है, ये 1992 भले दिख रहा है, पुराने जमाने की सीट से उठाया हूँ इसलिए दिख रहा है, लेकिन ये नए में भी रिपीट हुआ है, जेई वाले भी रिपीट किए हुए हैं, मजे की बात ये है। अच्छा चलो इस सवाल को थोड़ा सा ना, अभी तक 4 में कर रहे थे, अब 6 करो, चलो पढ़ो भाई, मैं भी इस क्वेश्चन पढ़ो। 5-point charges, each of value positive q, are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L. What is the magnitude of the force on a point charge of value minus q placed at the center of the hexagon? अच्छा हेक्सागोन देखा है तुम लोगों ने कभी? बेंजीन रिंग देखी है? 6 sides. Yes, sir. Yes, sir. अरे बेंजीन तो देखा ही होगा यार, कैसे ऑर्गेनिक Yes, sir. फ्लावर हो, Yes, sir. ऑर्गेनिक फ्लावर। चलो ये हेक्सागन है, ठीक है। इसमें कितने वर्टिसेस हैं? कितने वर्टिसेस हैं? 6 हैं ना? इसका ही सेंटर है। अब देखो ये क्या है ना, रेगुलर हेक्सागन है, अब सब पे क्या बोल रहा है, 5 पे 5 पॉइंट चार्जेस रख दिए गए हैं, ठीक है। सब इनकी लेंथ एल है, मैंने सब पे पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस तो क्यू रख देखो दिया। आंसर। अरे रुक जाओ यहाँ जो जीरो वाले होते हैं डी ना, होगा ना बैच आंसर? भाई जीरो वाले सर मुझे डी हर होगा ना? बैच सच बता रहा हूँ। सर एक मिनट रुको, इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। रुक जाओ भैया, कैसे इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट हो गया यार? सर वो डिस्टेंस सर सेंटर जीरो का, होगा, जीरो। डिस्टेंस एल दिया हुआ है क्या भाई, कैसी बात कर रहे हो? सेंटर का सर, सेंटर का सेंटर का डिस्टेंस सर। होगा यार, तुम्हें ज्योमेट्री नहीं आती फिर तो। अच्छा हाँ। रेगुलर है जीरो यार, होगा रेगुलर हेक्सागन है भाई, रेगुलर हेक्सागन है, या तो फिर तुम्हें ज्योमेट्री नहीं आ रही है, ज्योमेट्री कमजोर है तुम्हारी। रेगुलर हेक्सागन है तो सेंटर से सबकी डिस्टेंस सेम होगी ना यार, क्योंकि सब सेम एंगल बनाएंगे भैया। अरे यार Yes, sir. चलो यहाँ पे सर कितना, जीरो होगा। रेगुलर हेक्सागन का सेंटर से हर वर्टिसेस की दूरी सेम होती है। अब यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया गया है, अब बताओ सबकी वजह से फोर्स क्या होगा? तो एकदम प्यार की मैं बोलूंगा जीरो सर, जीरो। सर के क्यू स्क्वायर्ड बाई एल। जीरो तो नहीं होगा यार, ये एक होगा मिनट सर। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं बोलूं इस, अब देखो ध्यान से सुनना, इस जीरो वाले पहले तो यार क्या कहूँ तुम्हें, एक बार मेरी बातों को सुन लो जीरो वालों, ठीक है, फिर करेंगे। अच्छा एक क्यू और इस क्यू के वजह से मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ। पहले इस क्यू की वजह से फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा, खींचेगा माइनस क्यू को अपने तरफ अट्रैक्ट खींचेगा, होगा सर। Yes, तुम sir. मेरे पास आ जाओ है, और मान लिया F4 से खींच रहा है, तो क्या यह भी F4 से ही अपने तरफ खींचेगा, हाँ या ना? ये बताओ। Yes, sir. लोग इस बात से समझ। Yes, तो sir. जब दोनों F4 से खींच रहे हैं तो नेट इन दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Cancel हो जाएगा। अरे तुम ही बताओ ना, आंसर यहाँ पे एक Yes, यहाँ sir. पे एक माइनस क्यू चार्ज था और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज था, ये F4 से खींच रहा है और दूसरा वाला भी सेम फोर्स से ही खींचे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से, जीरो हो जाएगा। Zero. माइनस एफ जीरो। ठीक, अब सेम केस यहाँ पे भी लागू होगा, ये चीज इसको अपने तरफ खींचेगा, बोलेगा भाई तू मेरी है, और ये वाली चीज भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी बोलेगा नहीं मेरी है, तो नेट कितना हुआ इन दोनों इस Zero. डायरेक्शन में, नेट जीरो हुआ। अब ये वाला, अब इसमें आते हैं, देखो दोनों का फोर्स जीरो हो चुका है, अब एक ही बचा है, एक ही चार्ज बचा है जो फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, बाहर या अंदर? बाहर। अंदर। 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 क्या यार माइनस चार्ज है, कौन बाहर कह रही है इतना पढ़ने के बावजूद। अब इस F की वैल्यू क्या होगी, देखो और कोई फोर्स बचा नहीं है, ओनली दिस फोर्स इज हियर, इस F की ये वैल्यू आंसर क्या होगा होगी, सर। A Q into माइनस क्यू बाई
आर स्क्वायर, आर की जगह पे एल स्क्वायर, तो के L क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। आंसर क्या है दोस्त? जीरो कौन कौन कह रहा था? ए। सर हमको लगा सर कि मैंने 6 ए बताया था। सर मैंने ये बोला था। सर मैंने जीरो ए बोला बोला तो था। मुझे लगा 6 पॉइंट पे है सर चार्ज, जीरो वाले इसलिए जीरो पढ़ा वाले नहीं था। कहाँ से आ गए? भाई सर पार्टी मुझे बहुत लगा तेज हो सारे पॉइंट पे चार्जेस रखे हुए हैं। यस सर, मुझे भी यही लगा था कि सारे पॉइंट पे चार्ज इसीलिए नहीं इक्वल सारे होके। पॉइंट्स पे नहीं, सारे पॉइंट्स पे नहीं। तो कितने लोग को मजा आया क्लास में कि ठीक है सर ठीक ठाक पढ़ा ले रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सबा समझ में आ रहा है? यस सर आ गया। सर पर डे के पीडीएफ नोट्स प्लीज सेंड कर देंगे ना? क्या भाई? अरे नोट्स खैर चलो तुम्हारे सामने कर देता हूँ, मेरे जिम जाने का टाइम हो गया, बट कर देता हूँ चलो। नो सर दोबारा रिवीजन करते तो अच्छा लगता। रुक जाओ, एक्सपोर्ट पीडीएफ, इसको डेस्कटॉप पे लेके आते हैं। अच्छा मैंने एक बुक भेजी थी, तुम लोगों ने देखा? यस सर, रिपीट। बहुत अच्छी यस बुक है सर, भाई। म्यूजियम बुक हाँ किसको भेजिए? एमटीजी का है। एमपीजी फिजिक्स। एक बार देख, नहीं और रिवीजन के लिए बहुत झकास बुक है, ठीक है। एक बार ट्राई करना, देख लेना कहीं उसका वो तो नहीं है ना, मतलब ब्लर तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यार ये टीचमेंट में पता नहीं मेरा कहाँ ब्लर आ रहा है, मेरा तो ब्लर आ रहा हल्का है। सा आ रहा है। मेरा व्हाट्सएप पे ब्लर अगर भेजते हैं ना सर तो blur आ- उसमें ब्लर blur नहीं आ- आता है, व्हाट्सएप जैसे तो कि भेज दिए सर अगर पॉसिबल हो तो। मैंने एक चीज यार मैं वीडियो में एमटीजी की बात कर रहा हूँ, पकड़ डली जाएगी, बताओ मेरा क्या कर रहा है। अरे नहीं भाई ऐसा होता है, कॉपीराइट लगा देंगे मेरे ऊपर। कॉपीराइट स्ट्राइक रहता है सर उस पे। हाँ नहीं एक जैसे काम कि करते आपने हैं, वो